तो बच्चे अभी हम लोग ने जितना भी पढ़ा आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, तीनों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी ले ली है। क्या होता है, उपयोग क्या होता है, दोनों में रासायनिक गुण अलग है या क्या है, सबके बारे में पढ़ लिए। अभी इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ते हैं वो है कि टॉपिक का नाम है बोर बुरी स्कीम। ठीक है, बोर बुरी स्कीम, ये नेक्स्ट टॉपिक है आज का, बोर बुरी स्कीम। याद रखना, बोर और बुरी दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इन्होंने जो नियम बनाया इसको हम लोग कहते हैं बोर बुरी स्कीम, ठीक है, या बोर बुरी नियम। तो इसमें क्या होता है कि परमाणु के अंदर, अभी हम लोग ने मिल गया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। परमाणु में एक्चुअली क्या है कि परमाणु के ये जो बात है कि परमाणु के अंदर ये हम लोग ने जान लिया कि परमाणु का मेनली दो भाग से बांटा गया है। एक है परमाणु का केंद्रक या नाभिक, न्यूक्लियस, ठीक है, और एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसे ऊर्जा कक्ष जैसा कहते हैं, ऊर्जा कक्ष। ये क्या होता है, नाभिक का बाहर, नाभिक के बाहर के जगह, इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं। तो ये दो जगह हम लोग ने बांट दिया है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इसमें क्या होता है, ऊर्जा कक्ष में होता है इलेक्ट्रॉन, और ये तीन होता है मौलिक कण। ये हम लोग जान लें, ठीक है। और क्या है जानना है कि ये तो रहता है केंद्र के अंदर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों से ही केंद्र का भार पता चलता है, मात्रा पता चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, ये जो होता है बहुत ही हल्का होता है, और इसका वजन का हम लोग ओमिट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो परमाणु के केंद्र के अंदर, ये जो केंद्र है, परमाणु के केंद्र के अंदर, ठीक है, परमाणु के केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से एक साथ इकट्ठे, सम्मिलित, यूनाइटेड फॉर्म में, सम्मिलित रूप में, ठीक है, रूप से इसका एक नया नाम दिया जाता है, बार बार नहीं बोल के इसको बोलता है न्यूक्लियन। ठीक है। परमाणु के अंदर केंद्रक में उपस्थित न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। अगर तुमको संज्ञा पूछा जाए, डेफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि परमाणु के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन को सम्मिलित रूप, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के सम्मिलित या इकट्ठे, दोनों को एक साथ, मतलब न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन collectively known as nucleon, which are present inside an nucleus of an atom। एक परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों पाया जाता है, और इन दोनों को एक साथ हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। ये दो भाग है। अब ये ऊर्जा कक्ष, इनके बारे में भी हम जानते हैं। तो ऊर्जा कक्ष में क्या होता है, बहुत सारा कक्ष होता है, के कक्ष होता है, एल कक्ष होता है, एम होता है, एन होता है, ओ होता है, पी होता है, क्यू, टोटल 7 कक्ष है। तो ये जो कक्ष है, तो ये कक्ष में, तो ये कक्ष कहाँ होता है, केंद्र के बाहर होता है, ये भी जानते हैं। ये कक्ष केंद्र के बाहर होता है। ये के कक्ष हुआ, एल कक्ष हुआ, मैं आधा आधा बना रहा हूँ, ये एम कक्ष हुआ, ये एन हुआ। तो ये जो कक्ष है, ये के कक्ष है, ये एल कक्ष है, ये एम कक्ष है, ये एन कक्ष है। तो प्रत्येक कक्ष में तो इलेक्ट्रॉन रहता ही है, यहाँ एक ही कक्ष में सब इलेक्ट्रॉन रहेगा। मान लो किसी एक परमाणु में, जैसे मान लेते हैं कैल्शियम परमाणु, उसका 20 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन है। ये 20 इलेक्ट्रॉन रहेगा कहाँ, ये प्रश्न है।
क्या टोटल का टोटल के में आ जाएगा या एल में आ जाएगा ना, जैसे तैसे अपना मर्जी से इलेक्ट्रॉन वितरण हो जाएगा। परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित रहेंगे, ये जानना बहुत जरूरी था, और इसी के बारे में बोर बोरी का नियम है। उन दोनों ने मिलके 1912 1912 में पहली बार 1912 में पहली बार बताया कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न ऊर्जा कक्ष में किस तरह से वितरित रहेंगे, इनके बारे में पहली बार प्रकाश डाला 1912 में बोर एवं बोरी। और इन्हीं का ये जो इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थित रहना, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बार बार बोल रहा हूँ, विभिन्न कक्षाओं में वितरित रहेंगे और कुछ नियमों का पालन करते हुए रहेंगे, और वही नियम को हम लोग बोर बोरी का नियम से जाना जाता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम बोर बोरी का नियम शुरू करें, हमको एक चीज जानना पड़ेगा। ये जो बार बार बोलना कि इलेक्ट्रॉन का वितरण, परमाणु के विभिन्न कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण, तो इलेक्ट्रॉन का वितरण को एक नाम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास या तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एक नाम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, परमाणु के विभिन्न कक्षों में, परमाणु के विभिन्न कक्ष मतलब KLM से बात कर रहा हूं मैं, विभिन्न कक्षों में, या विभिन्न कक्षों का हम क्या बोलते हैं ऊर्जा स्तर, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों को लिखने का शॉर्टकट है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की वितरण, इलेक्ट्रॉनों की वितरण करने का तरीका को इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, तो विभिन्न कक्षों में किस प्रकार कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे अलग अलग कक्षों में और किस प्रकार वितरित होंगे, इसी को इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं या इलेक्ट्रॉन व्यवस्था भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन व्यवस्था भी बोला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन व्यवस्था भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन विन्यास को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। तो अभी हम लोग मूल मुद्दे में आ जाते हैं कि बोर और बोरी ने इकट्ठे क्या किया था। तो उन्होंने जो बताया था कि विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वितरित रहेंगे, कितना रहेगा, इसके लिए कुछ नियम पालन होता है। तो नियम क्या क्या है, तो बोर बोरी का जो नियम है, ठीक है, उनका पहला नियम क्या है, ठीक है, बोर बोरी का जो पहला नियम क्या है कि एक एक, इनको देखो बोर बोरी का नियम पढ़ा रहा हूं मैं, बोर बोरी का नियम है, ये पहला नियम है कि प्रत्येक कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, प्रत्येक कक्ष में सर्वाधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। वो एक नियम, एक फॉर्मूला है कि एक मुख्य ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्षा में सर्वाधिक 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। 2n स्क्वायर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, समझ में रख लो। यहाँ पे तुम्हारा जो n है, यहाँ n क्या है, ऊर्जा कक्ष, ठीक है, ऊर्जा कक्ष संख्या, ऊर्जा स्तर संख्या या मुख्य ऊर्जा स्तर।
ठीक है, तो अच्छे से इसको समझते हैं, देखो ध्यान से, जैसे उदाहरण से समझा दे रहा हूं मैं। जैसे के कक्ष, तो के कक्ष मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 1, ठीक है। तो के कक्ष क्या है, n इक्वल टू 1 पहला कक्ष है। तो पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन संख्या फॉर्मूला 2n स्क्वायर है, फॉर्मूला 2n स्क्वायर है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर का फॉर्मूला को रखे, तो इसका मतलब 2n का मान कितना बच्चों, 1, 1 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2। इसका मतलब क्या हुआ, कि कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकता, ठीक है। के कक्ष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। अब एल कक्ष की बात करते हैं, तो एल कक्ष मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू दूसरा कक्ष है एल, तो n इक्वल टू 2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन संख्या फॉर्मूला 2n स्क्वायर, n के जगह में 2 बिठाएंगे, तो 2 इंटू 4 कितना हुआ, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। एम कक्ष, तो n इक्वल टू कितना है 3, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा, 2 इंटू एन स्क्वायर का फॉर्मूला 2n स्क्वायर, तो n क्या है 3, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 2, 3 मतलब 9, मतलब 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। किसमें, एम कक्ष में। एन कक्ष मतलब n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 16 मतलब 32 इलेक्ट्रॉन नहीं रह, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, इत्यादि चलता जाएगा इस तरह से। जैसे जैसे कक्ष होगा अलग अलग फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला कक्ष, मतलब पहला उदाहरण, मतलब क्या है कि अलग अलग कक्ष में अलग अलग इलेक्ट्रॉन रहने का प्रबलता है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड है कि ऊर्जा कक्ष कुछ भी हो, ऊर्जा कक्ष कुछ भी हो, लेकिन जो सबसे बाहरी कक्ष हो, जो सबसे बाहर वाला कक्ष है, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। ये बहुत दिमाग में रखो, एक एक नियम। ऊर्जा कक्ष का संख्या, ऊर्जा कक्ष का संख्या कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष, परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष मतलब क्या है, इसको और एक नाम है बहिस्थ कक्ष, और इंग्लिश में बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी कक्ष कोई भी हो ना, बाहरी कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। समझ में आ रहा है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, 8 से ज्यादा जाना ही नहीं है। जैसे हम बोलते हैं एम में 18 इलेक्ट्रॉन है, अगर बाहरी कक्ष है तो उसमें 8 ही रहेगा, 18 नहीं रहेगा। मैं उदाहरण से फिर से समझा दूंगा, तुम खाली आप हाल फिलहाल याद रखो कि 8 से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। और तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या है कि जब तक अंदर का कक्ष नहीं भरोगे बाहर का कक्ष में नहीं जा सकते, मतलब अंदर वाले ऊर्जा कक्ष खाली रखकर बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश नहीं करती है, ठीक है। इसका मतलब जब तक अंदर का कक्ष का नहीं भरोगे तब तक बाहर का कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये जितना भी पॉइंट है इसको मैं एक एक करके उदाहरण के साथ समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो पहला जो एग्जाम्पल है सोडियम एटम, सोडियम परमाणु, इसका संकेत क्या होता है Na1123। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है 11,
इसका इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है 11, प्रोटॉन संख्या कितना है 11, तीनों बराबर। मात्रा संख्या कितना है बच्चों, मात्रा संख्या ऊपर में देखोगे 23। तो मात्रा संख्या अगर मालूम होगी तो मात्रा संख्या का फॉर्मूला क्या होता है Z प्लस N। तो 23, Z कितना है 11 प्लस N, तो यहाँ से न्यूट्रॉन संख्या कितना होगा 23 माइनस 11 मतलब 12। बार बार करोगे तो फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो सोडियम परमाणु, तो लेकिन हमको एक चीज जानना है कि सबसे पहले सोडियम परमाणु का जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, पहले हर चीज का हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए ही बोर बोरी का तीनों नियम को जानना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए हमारा दिमाग में क्या रखना पड़ेगा कि हमको उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है ये देखना है, ये मेरा दिमाग में रखना था। इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है यहाँ पे देखोगे 11, ठीक है। इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है 11, समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग को जानना जरूरी है, तो ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है। तो ये जो तुम्हारा है कि ये इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है नहीं है, यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है 11 है। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन संख्या से इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। तो हमको पहला कक्ष क्या है, जब हमारे सोडियम का है परमाणु को बनाते हैं, ठीक है। सोडियम का परमाणु को हम पहले बना लेते हैं। तो सोडियम का परमाणु बनाने के लिए क्या होता है, पहले उसका केंद्रक बनाना है। तो ये जैसे केंद्रक है बनाया, सोडियम का परमाणु का केंद्रक बना है। तो इस केंद्रक के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन कितने हैं, अलग अलग कलर से बनाते हैं, 11 प्रोटॉन है, ठीक है, 11 प्रोटॉन है। अच्छा, उसके अंदर वो कितना है, न्यूट्रॉन कितना है 12, इसका मतलब 12 न्यूट्रॉन है। तो ये उसका सोडियम का केंद्रक बन गया। ओके, अब क्या है, केंद्रक बनने के बाद क्या है, पहला कक्ष क्या है के है। पहला कक्ष क्या है के, ये हुआ पहला कक्ष, ठीक है। तो पहला कक्ष का नाम हमारा के है, ये रहा के लिख दिए। के मतलब n कितना है 1, ठीक है। तो k = 1, तो इसका मतलब पहला जो नियम है 2n²। तो यहाँ पे n का मान कितना है 1, कक्ष कौन सा है k, तो इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है 2n² का फॉर्मूला में डाल दो, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर मतलब k में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। समझ में आ रहा है, k में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो k में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। लेकिन है कितना, सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितना है 11 है। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 चला गया तो रहा कितना 9 इलेक्ट्रॉन। अब 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो अभी हमको मालूम है के बाद वाला और एक कक्ष है, उसका नाम है एल, ठीक है। तो ये एल कक्ष बना दिया, ठीक है। तुम लोग थोड़ा कंपास से भी कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो n बराबर कितना हुआ, देखो एल कक्ष मतलब क्या हुआ, जब कक्ष एल है तो n बराबर 2 है। तो फॉर्मूला क्या है 2n² का फॉर्मूला में बैठाओ, 2n के जगह में 2 स्क्वायर मतलब 2 और 4 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन बचा कितना 9, और हम पहले तो 8 इलेक्ट्रॉन का जगह बन गया हम लोग का 9 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारा यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसमें इसका मतलब एल कक्ष में अपना मर्जी से 9 नहीं बिठाया, यहाँ पे 8 ही बिठाएंगे। ये 3 4 5 6 7 और 8, देखो 9 था लेकिन 8 ही बिठा सकते हैं, क्योंकि हमारा नियम बता रहा है कि एल कक्ष में तुम 8 से ज्यादा नहीं डाल सकते हो। इसलिए मैं एल कक्ष में 8 ही बिठाऊंगा। तो इसका मतलब मैंने 8 और चला गया था, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, बचा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे कितना हिसाब हो गया 2 और 8, मतलब 2 + 8 इलेक्ट्रॉन जा चुका है अभी 11 में से, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का हिसाब बन गया। तो इसका मतलब मेरा अगला कक्ष क्या है, के के बाद एल के बाद कौन सा कक्ष आता है एम। तो एम कक्ष लिया, तो ये रहा एम कक्ष। तुम लोग कंपास से साफ सुथरा बनाना, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एन = कितना होता है 3। तो एम कक्ष में n = 3 होता है, फॉर्मूला बिठाओ 2n² में। तो 2n का 2n के जगह में 3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 2 और 9 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन बचा कितना है मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 11 में से 2 और 8 तो चला गया, ये के में गया और ये एल में गया, तो बचा कितना 1।
तो एक इसमें डालेंगे, एम में आ गया। देखो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, देखो के में 2 प्लस एल में 8 प्लस एम में 1, कितना हुआ 2 + 8 + 1, 11 इलेक्ट्रॉन का हिसाब बन गया, बन गया कि नहीं। अब इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास, यही इलेक्ट्रॉन विन्यास है, इसको समझाने के लिए बताएं। तो इसका मतलब क्या है, इसको साफ सुथरा कैसे लिखते हैं, के में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, फिर कॉमा देना है, एल में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, फिर कॉमा देना है, एम में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बन गया। तो के में कितना, एल में कितना, ठीक है। तो ये के एल एम, तो ये सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना सीख गए। तो इसका मतलब हमने पहला नियम का फॉर्मूला है 2n² को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो 2n² फॉर्मूला को इस्तेमाल करके के में, एल में, एम में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है पता चल गया। मतलब 2 से ज्यादा तो के में रख ही नहीं सकते हम, 2 से ज्यादा हुआ तो 2 इधर रख के बाकी एल की और भेज दें। एल में फिर 8 से ज्यादा नहीं रह सकता, 8 से ज्यादा हुआ तो एम में भेज देंगे। यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया। अब थोड़ा आगे और समझते हैं, ठीक है। और 2-3 उदाहरण लेते हैं, समझते हैं इसको। बोर बोरी का नियम को अच्छी तरह से आज समझ लेना, एक्सपर्ट हो जाना इसके लेके, जिससे कोई डाउट ना रहे हमारे दिमाग में। अगला उदाहरण, कैल्शियम परमाणु। कैल्शियम परमाणु, कैल्शियम एटम, मतलब Ca20E40, ये इसका संकेत हुआ। तो कैल्शियम परमाणु हम लोग करते हैं, परमाणु संख्या इसका 20 है। तो इससे हमको क्या क्या मालूम चलता है वो लिख लो कि परमाणु संख्या कितना है। नीचे देखोगे आंख नीचे आ जाएगा, जेड मतलब नीचे, जेड मतलब नीचे, मतलब 20, 20 मतलब प्रोटॉन भी 20, ये दोनों बराबर, प्रोटॉन 20 मतलब इलेक्ट्रॉन भी 20। मौलिक कण मालूम हो जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मालूम हो गया। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो अभी ऊपर की ओर देखो, मात्रा संख्या, मात्रा संख्या कितना 40। मात्रा संख्या का फॉर्मूला क्या है, A = Z+N, फार्मूला याद कर लो, A = Z+N, Z+N, Z+N। Z क्या है 20, N मुझे मालूम नहीं, A मुझे मालूम है 40, ठीक है। तो यहाँ से N कितना हो गया, ये इस साइड आएगा -20, इसका मतलब हमको न्यूटन भी मालूम हो गया 20, सब मालूम हो गया। अब इसका संख्या बनाते हैं, ठीक है। तो मेन है इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए मुझे क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन संख्या देखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है बच्चों, ये रहा 20। तो मेरा दिमाग में रहेगा मैं 20 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से परमाणु के केंद्र की ओर चारों ओर वितरण करना है। तो चलो बच्चों चलते हैं और बनाते हैं कैल्शियम का न्यूक्लियस। तो कैल्शियम के न्यूक्लियस में बच्चे क्या रहता है, सबको मालूम है। कैल्शियम का किसी भी परमाणु का न्यूक्लियस में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या रहता है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन, तो कैल्शियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। ये रहा कैल्शियम, ये रहा नीचे आ गया, इसका अलग अलग रंग से बनाते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है 20, मतलब 20p, ये हो गया 20p। अच्छा इलेक्ट्रॉन का, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो नहीं रह सकता, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना है, ये भी 20। ये कैल्शियम का केंद्रक बन गया। तो कैल्शियम का केंद्रक के अंदर 20 प्रोटॉन होता है, 20 न्यूट्रॉन, दोनों को मिला के 40, एरा दिख रहा है 40 बन गया। अच्छा पहला कक्ष, ये केंद्रक हुआ, ये केंद्रक है इसलिए इसको थोड़ा गाढ़ा कर दिया। अब क्या है पहला कक्ष, पहला कक्ष क्या है के, पहला कक्ष है के। पहला कक्ष मतलब इसका n = 1, के कक्ष का नाम के। तो के में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, वही फॉर्मूला, के मतलब n = 1, फॉर्मूला है 2 1², मतलब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता के में, ठीक है। तो के में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस है इसलिए माइनस दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ के में। अच्छा तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 20, 20 में से 2 चला गया, साइड में हिसाब भी बनते जाएगा। 20 था, 20 में से 2 चला गया, के में चला गया तो रहा 18, ठीक है। तो इसका मतलब हमको और कक्ष चाहिए, मेरा पूरा काम नहीं हुआ अभी। 20 का 20 को बिठाना है मेरे को इसके चारों ओर। हमने अगला कक्ष ले लिया, अगला कक्ष हुआ एल, एल का नाम, एल का मान, एन का मान कितना है 2, तो हमारा नाम हुआ एल। तो एल ये रहा, एल मतलब n = 2, तो इसका मतलब फॉर्मूला बैठाओ 2n² वाला फॉर्मूला, 2n², बोर बोरी का पहला फॉर्मूला, एल का जगह में 2n के जगह में 2 बिठाएंगे,
2n मतलब 4 मतलब हुआ 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बिठा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन बिठा देते हैं। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब हमारे पास बचा था 18, 18 में से और 8 चला गया, कितना रहा 10। अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन का ठिकाना बाकी है। तो हमारे पास के हुआ, एल है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास तो कक्ष है। के बाद एल में चले जाते हैं, एल के बाद एम में चले जाते हैं, तो एम में आ गए। ये रहा एम, एम। ठीक है, तो एम मतलब एन इक्वस टू 3, एम इक्वस टू 3। तो हम अगला फॉर्मूला में जाते हैं। एम इक्वस टू 3 मतलब क्या हुआ, के एल एम, एन इक्वस टू 3, 3 मतलब हुआ 2 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 9, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बच्चों। लेकिन तुम्हारे पास बचा कितना है, 10। इसका मतलब आराम से देखो, उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और 10 इलेक्ट्रॉन तो आराम से रह लेगा। 18 से कम ही है ना 10, तो मैं 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये रहा बोरबुरी का जो तीसरा और आखिरी नियम था, उन्होंने क्या कहा था, किसी भी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकता। ये कहा नहीं था बोर ने कि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकता, 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकता, बताया ये बोरबुरी का नियम है। बोरबुरी का आज जो हम लोग ने नियम कुछ देर पहले पढ़ा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया था 3 नियम बताए थे ना, कि अंदर ऊर्जा कक्ष कुछ भी हो, उनका बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं। तो ये दूसरा जो नियम है, इसको समझाने के लिए करा रहा हूं मैं, कि 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते हैं, जबकि ये बाहरी कक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, जो कि 8 से अधिक है। एम कक्ष में, यहाँ पे एम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन। ये 10 का 10 मैं रख सकता हूँ, जो कि 8 से अधिक है, 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक है, तो ये नहीं रह सकता, ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैं एम कक्ष में जो 10 इलेक्ट्रॉन डालने वाला हूँ वो नहीं रह सकता, मुझको 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो नियम के अनुसार भाई तुम 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, क्योंकि बोला गया है कि तुम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते, भले ही तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो। तो मजबूरी से क्या हुआ, है तो 10 इलेक्ट्रॉन लेकिन रखेंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, रोने की जरूरत नहीं है, तुम 10 रख सकते थे, तुम तो 18 भी रख सकते हो, लेकिन नियम बता रहा है कि तुम 8 से ज्यादा नहीं रह सकते, इसलिए 8 ही रखना पड़ा। तो बच्चे अभी क्या हुआ, तुम्हारा यहाँ पे 10 में से और 8 चलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रहा 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझको और एक कक्ष लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे के एल एम, तो हो गया एन, जाना ही पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एन में जा ही सकते हैं। एन इक्वस टू 4 है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दो, 1 और 2। मैं एन के लिए नहीं गया, क्योंकि एन इक्वस टू 4 है, उसके पास बहुत है। 2 गुना 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 नहीं रह सकता, 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन ये बाहरी कक्ष है, 8 से ज्यादा नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें भी गया, कोई बात नहीं है, 8 से कम ही है ना। 8 से कम रह सकता है बच्चे, 8 से अधिक नहीं रह सकता। नियम ने बताया 8 से अधिक नहीं रह सकता, कम रह सकता है, इसलिए एन में 2 है, ये राइट है। 8 से कम हो तो कोई दिमाग में टेंशन नहीं, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं रख सकते, वो भी कहाँ पे, बाहरी कक्ष में। सिर्फ बाहरी कक्ष का बात कर रहा हूं मैं, अगर बाहरी कक्ष है तो ही ये नियम चलेगा, ठीक है। और दूसरा है कि अंदर का कक्ष को भरना पड़ेगा। देखो मैंने कोई कक्ष को खाली नहीं रखा, के को संपूर्ण रूप से भरा, फिर जाके एल भरा, एल को संपूर्ण रूप से भरा, फिर जाके एम भरा, था एम भरा, फिर जाके एन। तो यहाँ पे जो आखिरी नियम था कि अंदर वाले ऊर्जा कक्ष को खाली रख के बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश नहीं कर सकते, तो मैंने वही किया, अंदर वाले को सबसे पहले भरा, देखो के भरा, फिर एल भरा, फिर जाके एम भरा, ठीक है। तो वही हम लोग बता रहे हैं कि पहले अंदर का कक्ष को भरे हैं, के को भरा, फिर एल को भरा, फिर एम, फिर एन, फिर आखिरी का कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, जैसे एम आखिरी का कक्ष था, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 10 हो जा रहा था, जो कि नियम वायलेट कर रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया, एम में 8 ही रखा,
रखना है 8, 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते, इसलिए 8 ही रखा और पहुंचा दिया n में, और वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास को एक लाइन में कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास को एक लाइन में कैसे लिखेंगे, बार बार इतना बनाना संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है बच्चों, K में कितना है, K में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में कितना है, L में बच्चों गिन के देखो 8 अभी हम लोग ने किया है, L में 8 इलेक्ट्रॉन है। M में कितना है, M में भी 8 इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। और N में कितना है, N में बाकी जो बचा इलेक्ट्रॉन था उसमें घुसा दिया। तुम हिसाब करके देखो 2 + 8 + 8 + 2 गिन के देखो 10 और 10 क्या हुआ, 20 इलेक्ट्रॉन हुआ। ये रहा हिसाब बराबर हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास सही है। समझ में आ रहा था, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ। ये है कॉपी में लिखने के लिए, इतना बड़ा बनाने का हमेशा जरूरत नहीं होता, इस तरह से करना है। बोर्ड बुड़ी का हर तीनों नियम को फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉन विन्यास आसानी से बना सकते हैं। ओके बच्चों, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया, और बाकियों का इलेक्ट्रॉन विन्यास अगले चैप्टर में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।